हेलो एवरीवन, मोज स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, इसलिए जो है तैयारी अपनी करते रहिए और जितना कुछ जो है इस वीडियो में बताया जाए उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिए। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विस्मृति कम करने का उपाय है। ठीक है, तो विस्मृति कम करने का उपाय है, ऑप्शंस देखते हैं, सीखने की कमी या सीखने की त्रुटिपूर्ण जो है विधि या पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में जो है कम ध्यान देना। तो विस्मृति का मतलब है कि बार बार जो है कोई चीज़ आप याद करते हैं तो आप भूल जाते हैं, आपको वो याद नहीं रहता, उसी को कहते हैं विस्मृति। बिल्कुल सिंपल शब्दों में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो विस्मृति का यही मतलब होता है, अगर आप कोई चीज़ बार बार भूल जाते हैं या आपको जल्दी याद नहीं रहती तो उसका क्या उपाय हो सकता है? उसका क्या सीखने में आपकी कमी मानी जाएगी, है ना, या फिर सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि है, या आप जो है गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी इसका अगर कम करना है, इसका उपाय करना है तो पाठ जो भी आप पढ़ते हैं उसकी बार बार जो है पुनरावृत्ति, रिवीजन करते रहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको वो जो सब्जेक्ट होगा, वो जो टॉपिक होगा वो और बेहतर तैयार होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल है, कोई बिल्कुल नहीं, वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि क्या मतलब होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है और उसी के आधार पर उसका आंसर देने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है पावलोव ने प्रयोग किया था। तो ये जो प्रतिक्रिया है पावलोव ने जो है किस पर ये मतलब एक तरीके से इन्होंने जो है किस पर टेस्ट किया था, ये क्वेश्चन है। तो पावलोव ने जो टेस्ट किया था किस पर किया था, ये बिल्कुल सिंपल से याद रखना है आपको। तो पावलोव ने जो टेस्ट किया था वो है कुत्ते पर टेस्ट किया था। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल याद कर लीजिए। कुत्ते पर टेस्ट किया था पावलोव ने और बिल्ली पर टेस्ट किया था थॉर्नडाइक ने, याद रखना, बिल्ली पर टेस्ट किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और बंदर पे किसने किया था? कोहलर ने। बंदर पर टेस्ट किया था कोहलर ने और चूहे पर स्किनर ने। ठीक है, और ये चारों जो है ऑप्शंस बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? और आपको पियाजे, कोलबर्ग, ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल रटे होने चाहिए। बहुत सिंपल है, एक वर्ड बस आपको पता होना चाहिए। तो कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो अब बस आपको वही देखना है। भाषा विकास बिल्कुल नहीं, यौन विकास बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक विकास तो मैंने अभी आपको बताया। तो पियाजे ने जो सिद्धांत पेश किया था उसे कहते हैं संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत उन्होंने 4 जो है सिद्धांत पेश किए थे। एक तो जो है 4 उन्होंने जो है नियम बताए थे। जो पहला था संवेगात्मक जो है सिद्धांत, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये सारे चीज़ों को जो है हम एक बार डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है क्वेश्चंस जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता जो है बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोलबर्ग ने जो है कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इनका मानना था तो जो नैतिकता है वो किन कारणों से निर्धारित होती है? तो देखिए, इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात जो है पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक जो है अवस्था। तो देखिए, नैतिकता जो है बाहरी कारणों से और आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, 2 कारणों से नैतिकता। तो इसका सही आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था। नैतिकता जो होती है वो बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, मतलब आप बाहर रहते हुए, समाज में रहते हुए जो चीज़ें सीखते हैं, समाज में रह करके आपने कुछ चीज़ें सीखा, जैसे लोग जो है दान दक्षिणा करते हैं तो आपने वो देख करके सीखा और आप उनकी बातों से आप प्रभावित हुए कि नहीं, लोगों को दान देना चाहिए, गरीब लोगों का मदद करना चाहिए। ये आप बाहरी चीज़ों से सीख रहे हैं। और आंतरिक कारणों से जो है अपने सेल्फ मोटिवेटेड हो करके आप अगर कुछ करते हैं तो वो आपके अंदर जो है नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित हो रही है, तो वो अवस्था जो है दूसरी अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो चीज़ समझ गए होंगे। नैतिकता जो है बाहरी कारणों से अगर आपको मिल रही है तो उसे कहते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की जो है किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट की बात कर रहा है
और डेवलपमेंट जो होता है, ऐसी कौन सी अवस्थाएं इन 4 अवस्थाओं में से जहां पे सबसे ज़्यादा जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था तो बुढ़ापे वाली अवस्था हो गई, वहां पे डेवलपमेंट तो आखिरकार बिल्कुल अंत तक जाते जाते रुकने वाली अवस्था जैसा होता है, ठीक है। शैशवावस्था वो अवस्था होती है जब आपका जो है मतलब जो आप पैदा होते हैं, तो उस अवस्था में जो है उसे शैशवावस्था कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जो सबसे ज़्यादा जो है व्यक्ति का डेवलपमेंट, अच्छा जब डेवलपमेंट की, इसका आंसर है, पहले समझ लेते हैं, बाल्यावस्था। विकास जो है बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होता है। अब बाल्यावस्था में क्यों हो रहा है, हम किशोरावस्था क्यों नहीं दिए? तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है केवल शारीरिक डेवलपमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, शारीरिक डेवलपमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, है ना, नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। तो ये सभी विकास की हम बात कर रहे हैं। शारीरिक हष्ट पुष्ट हो जाता है, शारीरिक जो है बल आ जाता है उसके अंदर, मतलब हर चीज़ को पकड़ने की क्षमता आ जाती है। मानसिक जो है विकास हो जाता है, उसका बौद्धिक विकास हो जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, नैतिकता भी सीखने लगता है। अगर माता पिता ने उसको ये गुण सिखाने का प्रयास किया तो वो अच्छे और गलत की पहचान करता है, चोरी करना पाप है, किसी को गाली गलौज नहीं करते, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है इस अवस्था में। तो बाल्यावस्था जो है उसमें जो है बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, डेवलपमेंट जो है एक निरंतर चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू होता है। डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? तो शैशवावस्था से शुरू होता है। याद रखना, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पेट से ही शुरू हो जाता है। जब जो बच्चा जो पेट में आता है तभी से शुरू हो जाता है। तो उसकी जो शुरुआत होती है पेट से शुरू होती है, मतलब गर्भ से शुरू होती है और जो है कब्र तक चलती रहती है, उसके मरने तक जो है उसकी जो है विकास जो है उसका चलता रहता है, ठीक है। और बाल्यावस्था, ये सारी उसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा जो है दूसरे की तुलना में बहुत अधिक तेजी से सीख रहा है या चलना सीख रहा है। तो मतलब 2 जुड़वे भाई हैं या बहन हैं और वो देख रही है कि एक बच्चा जो है बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है और दूसरा वाला जो है थोड़ा स्लो है ना, चाहे वो मानसिक रूप से स्लो हो, चाहे वो शारीरिक रूप से स्लो। सीखने की इस भिन्नता से जो है विकास का कौन सा सिद्धांत जो है जुड़ा हुआ है? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है और ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो एक जुड़वा दूसरे की तुलना में बहुत तेजी से जो है सीख रहा है, प्रगति कर रहा है। तो व्यक्तियों में विकास जो है सिर से पैर होता है। तो देखिए, जो विकास की अवस्था होती है वो सिर से पैर होती है। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इससे आंसर नहीं जुड़ा हुआ है। हर किसी में विकास की चरण जो है आगे बढ़ता, हर विकास जो है चरण दर चरण आगे बढ़ता जाता है, ये भी बिल्कुल नहीं बात कह रहा है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो है अलग अलग गति से होता है। तो बिल्कुल हर किसी में जो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हर किसी में जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। लेकिन बात यहाँ क्वेश्चन जो बता रहा है वो एक जुड़वा दूसरे जुड़वा से बहुत अधिक तेजी से सीख रहा है। इसका सब मतलब यही है कि जो है एक बच्चा दूसरे बच्चों से जो है अलग अलग देखिए, हर किसी का जो डेवलपमेंट होता है वो चाहे शारीरिक डेवलपमेंट हो और चाहे मानसिक डेवलपमेंट हो, वो चाहे नैतिक डेवलपमेंट, सबका अलग अलग होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास जो होता है, अलग अलग गति से होता है, अलग अलग तरीके से भी होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ पे। देखिए, की पॉइंट पकड़िए बस केवल, और की पॉइंट पकड़ के ही सीटेट का पेपर देने, बहुत इससे सिंपल पेपर मुझे लगता है पूरे जो है आपको किसी एग्जाम में नहीं मिलता होगा। सबसे सिंपल पेपर जो है सीटेट और मतलब सीडीपी और ये सब है। पेडागोजी तो कुछ नहीं होता, बस केवल क्वेश्चंस को समझना है और उसके आधार पे आपको आंसर देना है, उसके कीवर्ड्स को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। एक विशिष्ट अवधि का मतलब है कुछ एक ने मान लीजिए 2 से 4 या 6, 7 वर्ष की अवधि तक जो है बच्चे जो है अपनी भाषा जो है सीखने का बहुत सरलता से सीख जाते हैं भाषा, क्योंकि इस अवधि में ये पर्यावरणीय जो है प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव का क्या मतलब है कि आसपास पड़ोस में जहाँ रहते हैं, वो स्कूल में जहाँ पढ़ते हैं, माता पिता के जो है प्रभाव में आकर के, नाना नानी, दादा दादी, टीवी के प्रभाव में, सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर वो प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को जो है विकास की किस अवधि से के रूप में जाना जाना चाहिए? तो देखिए, अगर वो पर्यावरणीय जो है प्रभावों के संपर्क में आकर के बहुत तेजी से सीख रहे हैं और उसके बाद जो है एक विशिष्ट अवधि में जो है बहुत सरलता से सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अवधि जो बच्चे की है वो बड़ी संवेदनशील अवस्था है, बड़ी संवेदनशील अवस्था है।
तो मतलब इस अवस्था में बच्चे पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। तो चाहे वो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, हमें बच्चा पे बहुत फोकस करना चाहिए। उसमें भी 2 से जो है 5 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे पे फुल फोकस करना चाहिए, है ना। उस पे बच्चे का जीरो से मतलब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जीरो से मतलब देखिए बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो और जीरो से वास्ते से ये शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बच्चा जो है दुनिया में आता है और उसका डेवलपमेंट वहीं से शुरू होना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे जो है चीज़ों को सीखने लगता है, हाथ के मूवमेंट सीखता है, वो चीज़ें देखता है ना, घर में कैसे बातचीत हो रही है उन चीज़ों से सीखता है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, और संवेदनशील इसी को कहते हैं। अगर आपके घर में पर्यावरणीय प्रभाव बहुत खराब है ना, लड़ाई झगड़ा गुस्सैल ये सब चीज़ें होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसी के संपर्क में आकर के वो भी उसी तरीके से बन जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप माता पिता के जो है आपसी झगड़े जो है बच्चों पे नहीं आने चाहिए, है ना। माता पिता भले ही चाहे अनपढ़ हो लेकिन पढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आप अगर बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके साथ जो है इंटरेक्ट करिए इंग्लिश में, उसको ऐसी जो है गेम्स ला के दीजिए जिसमें इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हुआ हो। वो बच्चा उस चीज़ों को पढ़ेगा, उन्हीं से सीखेगा, इसीलिए उस अवस्था को जो संवेदनशील अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था जब पार हो जाती है ना, तो बच्चे का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बच्चा जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा है और वो इंटर तक तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, उसको बहुत कोशिश करने के बाद जो है, बहुत मेहनत करने के बाद वो जो है इंग्लिश एडॉप्ट कर पाता है। मतलब ऑफिस में चाहे वो काम कर दिनचर्या में हो, वो इंग्लिश तब बोल पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में ही जो आप जो है उस बच्चे में ढाल देंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस अवस्था को जो है बड़ी संवेदनशील अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में चाहे जितना आप सिखा लीजिए बच्चे को, वो जल्दी सीख जाएगा, बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी जो है दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। आपने उसको जो है कोई प्रश्न दिया है और उसको वो चुनौती महसूस कर रहा है। तो लेव बाइगोस्की के अनुसार, अब समझने की जरूरत है, प्रश्न को दिया गया है, वो महसूस कर रहा है उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। और लेव बाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहले हमें सोचना है कि लेव बाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो समाज और सांस्कृतिक सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और अब देखिए आंसर ढूंढने का प्रयास करें। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, तो बिल्कुल भी निगेटिव, देखिए क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वो पॉजिटिव है। आपसे हम पॉजिटिव आंसर चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर भी पॉजिटिव ही होता है। आप इतना तो समझ गए होंगे। तो जब यहां अनदेखा कर देने का मतलब उसको आंख बंद कर लीजिए, उसकी तरफ देखिए मत, तो बिल्कुल गलत है। यहां पे विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। ये थोड़ा सा तर्क संगत दिख रहा है, पर हम चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा ज्यादा तर्क संगत है। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, और यह सवाल को हल ना कर पाने पर विद्यार्थी को दंडित, ये भी बिल्कुल। तो यहां तो 2 बिल्कुल गलत आंसर हो गए। यहां पे आप समझ गए होंगे कि 2 सी, ए और जो है डी बिल्कुल आंसर सही नहीं है। अब जो है अगर कोई बच्चा, आप सोच के देखिए, आपका बच्चा आपने बच्चे से कहा कि बेटा चलो ABCD सुनाओ। अब बच्चा ABCD सुनाना शुरू करता है, ABCD। अब वो ई भूल गया है, ई के बाद वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉज लेगा, रुकेगा, है ना, वो आपकी तरफ देखेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, उसको अगले कदम के लिए थोड़ा सा संकेत दीजिए, इशारा दीजिए। इससे क्या, आप बोलेंगे ई, फिर बोलेगा EFG, फिर आप बोलेंगे H। तो इस तरीके से बच्चा जो है धीरे धीरे जो है अपने आप जो है सीखने लग जाएगा। उसको बस केवल याद है, चीज़ें तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है विस्मृति है। विस्मृति मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, वो पुनरावृत्ति हो, जैसे जैसे धीरे धीरे होती जाएगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे सीखना जाएगा। इसलिए एज अ टीचर आपको यही करना चाहिए, हर कदम पे बच्चे को जो है थोड़ा सा मोटिवेट करते जाना चाहिए। मोटिवेट करिए उसको। अगर वो चुनौती महसूस कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है चलो, इसके बाद ये होता है, फिर उसको मोटिवेट करिए। आप मोटिवेट करेंगे तो जैसे जैसे वो मोटिवेट होगा वैसे वैसे चीज़ें जो है उसके अंदर धीरे धीरे अपने आप जो है अभ्यास के साथ आ जाएंगी। और मदद करते जाइए उसके, हर आंसर के बाद जो है अगर उसको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो उसको मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको डांटने लग जाएं या उसको तुरंत कह दीजिए जहाँ पे वो रुक गया, उसको सॉल्व नहीं करा, बैठिए चलिए हटिए, दूसरे बच्चे को बुला लिया, ऐसा नहीं। उसको जो है प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो प्रगतिशील कक्षा का मतलब है किस ओर बच्चे को जो है केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर जो है केंद्रित होना चाहिए, या जितना हो सके उसको कंठस्थीकरण, याद करने पे, मतलब रट्टू तोता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर जो है केंद्रित होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो है कितना भी जो है मैं पुरस्कार जीत जाऊं, ये तो मूर्त पुरस्कार पे जो है ज़्यादा सोचना चाहिए। ये सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है ज्ञान जो है अर्जित करने की ओर जो है
सृजन लिखा है यहाँ पे, ज्ञान जो है सृजन की ओर जो है ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, एक प्रगतिशील जो है कक्षा, जो ऐसी कक्षा होती है जहाँ पे बच्चा जो है एक्टिव गतिविधि द्वारा, एक्टिव समझ लीजिए, एक्टिव का मतलब है एक्टिव गतिविधियों द्वारा सीखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे यही मतलब है एक्टिव। सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है ज्ञान का सृजन करना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी को इस पे कोशिश करनी चाहिए। अब आप जो है एक्टिव क्या हो सकता है, तो जैसे आप खेल खेल रहे हैं तो आप बैठ करके ज्ञान नहीं पेलेंगे यहाँ कि अरे 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 क्रिकेट में बैट ऐसे पकड़ते हैं, आप करके दिखाएंगे, आप बैट को पकड़ेंगे और बताएंगे, सिखाएंगे। ये प्रगतिशील कक्षा होती है। आप किसी को जो है लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो आप उसको जो है उस पर एक्टिव कराएंगे कि चलिए उठिए, आप क्लास में बैठाएंगे, आप क्लास में खड़ा करेंगे बच्चों को, कहेंगे कि ये लेसन नंबर 1 है, उसको पढ़ने। तो इससे बच्चे का भाषा शैली डेवलप होगी, वो जो है फ्लो में पढ़ना सीखेगा धीरे धीरे, है ना। तो सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है उसके बच्चे का जो है ज्ञान का सृजन करना होगा। ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। बिल्कुल सिंपल तरीके से बात को समझने का प्रयास करिए। सीटेट में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे फेल होते हैं, सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, और सीटेट का जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ साथ ये भी बता दिया जाता है कि कितने %, और प्राइमरी लेवल में जो है केवल 25% जो है बच्चे पास हो पाते हैं, इतने ज़्यादा फेल हो जाते हैं। मतलब 75 से जो है 70 से 75% जो है बच्चे केवल फेल हो जाते हैं, और जबकि इतना सिंपल पेपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं 2-4 चीज़ें रट लेते हैं, बस उनको समझना नहीं है। अगर जैसे मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूं तो कई लोग जो हैं ऐसे होंगे जो वीडियो तो देखेंगे, पेपर सॉल्व भी करेंगे, लेकिन वो समझेंगे नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, कितनी बातों को बोल रहे हैं। हो सकता है सर इसमें कुछ नया बात बता दे। उनको लगता है कि हार्वर्ड गार्डनर का मैं बात केवल एक रट लूंगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है और मेरे लिए उतना काफ़ी है। जब वो क्वेश्चंस जो है पेडागोजी के तौर पे दिया जाता है तो वो घूम जाते हैं। इस बार सीटेट में यही हुआ। मैं पिछले भी वीडियो में यही बताते बताते थक गया था 2023 के पेपर में कि इस बार पेपर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। पेपर का पैटर्न तो वैसा ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो है घुमावदार होगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और वही होता है, जब बच्चे नहीं सीखते हैं तो फिर वो गलतियाँ ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बार गलतियां नहीं करेंगे, आप लोग गलतियां इस बार नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्लो में पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। अभी मेरा थोड़ा सा टेलीग्राम लिंक जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए कई दिनों से जो है वीडियो नहीं पढ़ पाया होगा, तो मैं आपको एक सडनली जो है बहुत सारे जो है पीडीएफ इसमें पेज दे दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा, इसको जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, ये हो गया है क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बहुबुद्धियों का मतलब है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो है किसने दिया था? और यह सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। ठीक है, और गार्डनर के सिद्धांत में जो है कौन से प्रकार की बुद्धियां हैं? 8 प्रकार की। इनका मानना था व्यक्ति में जो है सामान्य बुद्धि के साथ साथ कुछ और अन्य बुद्धियां होती हैं। हो सकता है कि 10 लोग यहाँ पे खड़े हों, बात को गौर से समझिएगा और बिल्कुल मत भागिएगा। 10 लोग मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, तो हो सकता है कि 8 लोग जो हैं उनके पास जो है सामान्य बुद्धि हो, नॉर्मल सामान्य जनरल इंटेलिजेंस हो, जो जैसे खाना पीना, घूमना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, लिखना पढ़ना, ये सब सामान्य बुद्धि में आता है। लेकिन 2 ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बुद्धि भी हो सकती है। तो उनका मानना है कि वो विशिष्ट बुद्धि भी हो सकती है, मतलब वो हो सकता है कि म्यूजिक में बहुत अच्छे हों, ठीक है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हों, है ना, वो लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे हों, उनकी राइटिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मतलब कंप्यूटर की तरह लिख देते हो, तो मैथ में बहुत अच्छे हों, है ना, वो खाली स्थान को देख करके बहुत अच्छे से ड्राइंग बना लेते हों, वो आर्ट में बहुत अच्छे हों। तो इस तरीके से बुद्धियाँ जो होती हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि ये उस मतलब विशिष्ट के साथ साथ एक व्यक्ति सामान्य भी जो है बुद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए भाषाई बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, संगीत बुद्धि होती है। भावनात्मक बुद्धि जैसा कुछ भी इन्होंने गार्डनर ने नहीं दिखाया था। 8 प्रकार के सिद्धांतों में जो है इन्होंने जो है भावनात्मक बुद्धि का जो है इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शामिल नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जो है जेंडर रूढ़िवादों को से जो है किस प्रकार से निपटना चाहिए? अगर बच्चों में जो है जेंडर रूढ़िवादिता है, वो ये समझते हो कि लड़का और लड़की में भेद मानते हो कि लड़का क्या करेगा लड़की क्या करेगा, ये बच्चों में, तो ऐसे जो है इन ऐसे बच्चों को जो है समझाने का कैसे प्रयास करना चाहिए? तो ये ऑप्शंस पढ़ते हैं।
ठीक है। अब आप सोचिए एक बार इस कंडीशन में आप खुद अपने आप को रखिए कि हमारे बुद्धि में जो है भरा हुआ है कि एक लड़की जो है सिर्फ केवल डांस कर सकती है, चौका बर्तन मान सकती है, वो जो है फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती, इस बुद्धि के लिए। तो अब ऐसे जो है दिमाग को जो है इस ये गंदगी मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम जो है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, या वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे चुका हो? तो बिल्कुल सा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है और इसका आंसर भी मिल गया है। उसके बाद हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बदलने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स दें जो पहले घटित हो चुके हों। मतलब एक लड़की जो है एरोप्लेन उड़ा चुकी है, ये हमें बताना होगा उस बच्चे को। अंतरिक्ष की सैर कर चुकी, ये बताना होगा। अंतरिक्ष यात्री बन चुकी, ये बताना होगा। कोई आईपीएस बन चुकी है, आईएएस बन चुकी है, ये बताना होगा। कोई कार रेसिंग कर चुकी है, ये बताना होगा, है ना। मैथ में बहुत अच्छी है, ये बताना होगा। तो ये कौन से जो है लड़कियां जो है साइंटिस्ट भी बन सकती है, ये बताना होगा। एक लड़का जो है डांस भी कर सकता है, ये हमें बताना होगा। तो इस तरीके से हमें जो है उदाहरण उसको पेश करने होंगे जो रूढ़िवादों को चुनौती पहले दे चुके होंगे। तो इससे क्या होगा, उसके दिमाग में पड़ेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब जो मुझे बताया गया है कि लड़की ये नहीं कर सकती, ये लड़के ये नहीं कर सकते, वो ये हो सकता है, ये हुआ है इससे पहले। तो यही हुआ है। तो पहले ज़माने में जो कितना रूढ़िवादिता थी, है ना, कितना रूढ़ बात है। पर्दा प्रथा थी, लड़कियां नहीं पढ़ती थी, है ना, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक समय के बाद जो है बाहर नहीं निकल, आज वो सब नहीं है। क्यों? वो धीरे धीरे जो है चीज़ें एक दूसरे को देख करके सीखते गए। और जब लड़कियां पढ़ने लिखने लग गई तो आप एक दूसरे को, जब आपकी बेटी पढ़ी तो दूसरे का पिता भी ये देखने लगता, अच्छा इसकी बेटी जो है टीचर बन गई, इसकी बेटी आईपीएस बन गई, इसकी बेटी आईएएस बन गई, तो वो अपने भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो देखिए वाइगोस्की का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल सिंपल सा है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है पेश किया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी। लेव वाइगोस्की ने जो है व्यक्ति के जो है संज्ञानात्मक विकास का मतलब है यहाँ बुद्धि के विकास से, ध्यान रखिएगा, बुद्धि के विकास से। जब बुद्धि की बात हो रही है तो यहाँ मानसिक विकास भी है, यहाँ शारीरिक विकास भी है और यहाँ पे नैतिक विकास भी है। एक मैंने जो है मुझे एक स्टूडेंट ने जो है मुझे एक वीडियो भेजा था कि वो डिफाइन कर रहा था कि बुद्धि के विकास में जो है नैतिक विकास शामिल नहीं है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि रट्टा तोता जो है कुछ लोग पढ़ाते हैं इस तरीके से, वो खुद भी नहीं समझते, बस उनको किताब पढ़ के वो पढ़ाने। संज्ञानात्मक विकास का मतलब रहता है एक व्यक्ति के बुद्धि का विकास करना, और बुद्धि का विकास में नैतिक विकास क्यों नहीं शामिल हो सकता? नैतिक विकास भी उसमें शामिल होता है। नैतिक विकास का मतलब होता है बच्चे को जो है सही और गलत की पहचान कराना। अगर आप जो है मंद बुद्धि हुए तो वो बच्चा जैसे मंद बुद्धि हुआ तो क्या वो बच्चा नैतिक विकास कर पाएगा? क्या वो सही और गलत की पहचान कर पाएगा? और जिस बच्चे में सही और गलत की करने की पहचान है, क्या वो संज्ञानात्मक विकास उसका हुआ है, मतलब बुद्धि का विकास हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। ये दोनों से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। बुद्धि का विकास जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चे के अंदर नैतिक विकास भी बढ़ेगा। अब आप अगर उसको चोर बनाने की बात कर रहे हो तो वो अलग बात है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे मानसिक शारीरिक, उसके साथ साथ धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं उसके बच्चे के अंदर नैतिक विकास अपने आप आ जाएगा। नैतिक विकास का मतलब सही और गलत की पहचान करना उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये दोनों पे। अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब बुद्धि का विकास से जो है बच्चे का कैसे होगा? बुद्धि का विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास जो बच्चे का होता है वो समाज और संस्कृति के परस्पर मेल से होता है। वो बच्चा जो है समाज में रह करके चीज़ें सीखता है, संस्कृति को, चीज़ों को जो फॉलो करता है। हिंदू धर्म की संस्कृतियों में बहुत कुछ दिया हुआ है, पूजा पाठ के नियम अलग हैं, है ना, उनके खान पान अलग हैं, उनके पूजा के तरीके अलग हैं, उनके हाव भाव चाल ढाल सब अलग हैं। तो उन चीज़ों से जो है वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपना विकास करता है। ठीक है, समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ के आधार पे, वहाँ के आसपास का माहौल कैसा है उसके आधार पे बच्चे का जो है विकास होता है। उसी विकास से जो है कहीं ना कहीं बच्चे का जो है सामाजिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चे में विकसित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पहले बात तो समझना होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेन स्टॉर्म मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाना, बस इतना सा समझ गए होंगे। ब्रेन और दिमाग के घोड़े दौड़ाना, यही होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब। इसका मतलब है कि ब्रेन को दौड़ाना है, हमारा सोचना है, हमें क्या करना है, हमें सोचना है। ठीक है, ब्रेन मतलब दिमाग और स्टॉर्म मतलब तूफान। तो दिमाग में तूफान दौड़ाना है, घोड़े दौड़ाना है। तो अब देखिए इसको समझने का,
ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चे में विकसित करने के लिए उपयोग किया जाना है, विकसित करने के लिए उपयोग किया जाना। अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक जो है स्थिरता, अपसारी सोच और अनुक्रिया समुच्चय। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से जो है हम बच्चे के अंदर जो है एक जो है, जब आपका बच्चा अगर बहुत कुछ सोच रहा है, दिमाग में घोड़े दौड़ा रहा है ना, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे खेल की विधि में हो, चाहे वो आर्ट में हो, किसी में बहुत दौड़ा है, तो इसका मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं केंद्र में बैठा है, कुर्सी में बैठ करके बहुत कुछ सोच रहा है। मैं खेल में अच्छा हो जाऊं, मैं पढ़ाई में भी इस बार जो है अच्छे मार्क्स लाऊंगा, इस बार जो है मुझे प्रतियोगिता भी जीतना है। तो वो कहीं ना कहीं अपसारी मुझे इस क्वेश्चन जो मुझसे पापा ने जो है आज सुबह क्वेश्चन पूछ के गए थे, मुझे इसका सॉल्यूशन देना है और मैं कोशिश करूंगा इसके 2 सॉल्यूशन दे के दूंगा, है ना, प्रॉब्लम को मैं घर में प्रॉब्लम्स की जो कैसे सॉल्व कर लूंगा, इस तरीके। तो वो अपसारी सोच कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अपसारी सोच मतलब आप जो है केंद्र में रह करके जो है बहुत सारे किसी समस्या का समाधान जो है कई तरीकों से आप ढूंढते हैं, तो उसी को कहते हैं। और जो ढूंढते हैं तो ब्रेन स्टॉर्म करेंगे ना, तभी तो ढूंढेंगे। तो इसको जो है इसके लिए विकसित करने के लिए बच्चे में जो है अपसारी सोच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी सोच के माध्यम से जो है बच्चा जो है कई जो है मतलब समस्याओं के मतलब किसी समस्या का जो है समाधान जो है कई तरीकों से ढूंढता है, ठीक है। और अभिसारी सोच का मतलब है कि वो एक प्रॉब्लम का जो है केवल एक सॉल्यूशन देता है, केंद्र में बस केवल उसको बस एक ही सॉल्यूशन पता है। मैंने जैसे कहा कि भैया मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो वो बताएगा ऐसा करो गाड़ी से चले जाओ। वो ये नहीं बताएगा गाड़ी के साथ साथ जो है यहाँ पे ऑप्शन है, बस का भी है, टेम्पो का भी है, आप ना ये इस तरीके से आप और जा सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो रचनावादी कक्षा का मतलब है क्रिएटिविटी जो वाली जो है क्लासरूम। और क्रिएटिविटी वाली क्लासरूम में एज अ टीचर जो है सबसे महत्वपूर्ण उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना चाहिए, ये भूमिका होना चाहिए, या सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को जो है सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो रचनावादी जो है एक क्लासरूम है ना, और वहाँ पे बहुत सारे जो है बच्चे क्रिएटिव वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्रिएटिविटी तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी काहे की, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई जो है बच्चा जो है खेल में अच्छा हो सकता है ना, कोई इंडोर गेम में अच्छा हो सकता है, कोई जो है पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई की जो है प्रतिभाशाली बच्चा है वो मतलब पढ़ाई में इतना ज़्यादा सोचता है, वैज्ञानिक सोच है उसकी। तो हमें सब चीज़ों का एज अ टीचर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता क्या है। वो आर्ट में अच्छा है तो उसे हमें आर्ट में जो है प्रवेश कराने के लिए उसका पूरा कोशिश करना चाहिए, आर्ट पे उसका फोकस करना चाहिए। कोई बच्चा खेल में है तो उसको ऐसे मौके की तलाश, ऐसे मौके प्रेजेंट करने चाहिए कि बच्चा जो है खेल में अच्छा कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपके पास कोई समस्या है और उसको समाधान निकालना है, तो आप यही होगा ना कि समस्या समाधान के लिए समस्या की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर समस्या की पहचान ही नहीं है तो आप कैसे जानेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। परिभाषित होना का ज़रूरी नहीं है, जानकारी की खोज करना ज़रूरी नहीं है, समस्या की पहचान होना ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए कार चला रहे हैं और आपकी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई, अचानक बंद हो गई। अब आपने जो है आप गाड़ी से बाहर निकले, अब आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी क्यों बंद हुई है। पेट्रोल ख़त्म हो गया इसलिए बंद हो गई है, कि बैटरी जो है एकदम से जो है बैटरी से वायर निकल गया इसलिए बंद हो गई, या किसी तरीके से जो है पानी नहीं था कार्बोरेटर में, मतलब जो है कूलेंट में जो है कूलेंट नहीं था, लिक्विड नहीं था, इसलिए जो है गर्म होकर बंद होगी। आपको पता ही नहीं, इसलिए समस्या की समाधान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को फ़ोन किया, मैकेनिक को फ़ोन किया, आप फ़ोन करके यही बोलेंगे ना, हेलो मेरी गाड़ी बंद हो गई है। वो बोलेगा कैसे बंद हुई है, आप बता सकते हैं? तो आप बताएंगे भैया मैं चल रहा था बस अचानक बंद हो गई। वो बताएगा कि भैया कि आप कार्बोरेटर में, आपको पता ही नहीं कार्बोरेटर कहाँ है, आपको यही नहीं पता कि कूलेंट कहाँ पड़ता है, आपको यही नहीं पता कि जो है पेट्रोल कहाँ पड़ता है। तो आपको जो है समस्या का पता ही नहीं है, तो समस्या की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, पूरे जो है ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से डेली आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। एक जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाती है, वो अपने दिमाग में जो है अपने आप जो है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जाता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होगा तो वो दूसरी चीज़ों को जो है खेल खिलौने के लिए लालायित होगा। जैसे जैसे जो है बाल्यावस्था में आएगा बच्चा, वो बच्चा जो है दोस्ती यारी इन सब चीज़ों को पसंद करेगा, अपने खिलौने शेयर करने लग जाएगा। जैसे किशोरावस्था में आएगा, उस दोस्ती यारी की जो है पीक अवस्था में पहुंच जाएगा, है ना। फिर बुढ़ापे अवस्था आ जाएगी धीरे धीरे, किशोरावस्था से जो अगली वाली अवस्था। तो इस तरीके से तो ये जो है दुनिया जो है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं, ये कथन है पियाजे का। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, और पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर उन्होंने 4 जो है सिद्धांत बताए थे, 4 जो है उस बातें बताई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब है जहां पे अनेक अनेक जो है संस्कृति के बच्चे हैं। मतलब संस्कृति का क्या मतलब है? जैसे हिंदू बच्चा है, हिंदू बच्चे की संस्कृति अलग है ना, वो अपने अलग से वो पूजा पाठ से लेकर के खान पान से लेकर बहुत सारी अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो संस्कृति अलग है। एक बच्चा जो है मुस्लिम बच्चा है, एक बच्चा ईसाई धर्म से है, एक बच्चा जो है क्रिश्चियन, और एक बच्चा जो है सिख धर्म से है, और ठीक है, और एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा जो है इंग्लिश बोलता है, और कोई तमिल बोल रहा है। तो इस तरीके से बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो है अलग अलग भाषाई, अलग अलग जो है जाति धर्म से लेकर के अलग अलग जो है बच्चे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर? केवल प्रबल जो है समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। मतलब प्रबल समूह का मतलब है उच्च वर्ग के जो है लोगों की, जैसे आप अगर टीचर भी हिंदू है तो हिंदू वाले की जो है प्रथाओं को जो है मान्यता देकर के, बाकी जो है अन्य जो है धर्मों के बच्चों को जो है मान्यता न देकर के उसको जो है नज़रअंदाज करना चाहिए और उसी पे फोकस कराना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। केवल सुविधा जो है वंचित समूहों की जो है सांस्कृतिक प्रथाओं को जो है प्रधानता देनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो एज अ टीचर हमें करना चाहिए कि विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को, इनके अनुभवों को अन्य बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि हिंदू बच्चों के अंदर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है चीज़ें हैं उसको जो है इस्लाम और इन सब के साथ शामिल करना चाहिए, या उन बच्चों के जो है प्रथाओं को जो है हमारे जो है हिंदू और अन्य बच्चों के साथ शामिल करना चाहिए, है ना। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है मान्यता देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे दिन में 5 बार पूजा करनी चाहिए, तो उनकी मान्यता है, भाई मानिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कहते हैं हमें तो सुबह शाम पूजा करते हैं, किसी वक्त भी चाह सकते हैं पूजा करने, इसके लिए हमारे यहाँ टाइम नहीं है, हम लोग इस तरीके से हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को मान्यता देनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज, भाषा शैली, उसके पहनावे, उस सब चीज़ों का जो है हमें मान्यता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका पहनावा अलग है या उसकी भाषा शैली अलग है या वो गांव का है तो उसमें हंसी मजाक करना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका है ऑप्शन डी। आप बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश 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 स्थूल जो है गत्यात्मक जो है कौशल का उदाहरण है। तो देखिए कौशल जो है इसमें जो है गत्यात्मक कौशल की बात हो रही है। तो एक होता है स्थूल, फिजिकल जो होता है, ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिजिकल डेवलपमेंट में स्थूल जो है एक आता है और एक आता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में जो होती है आमतौर पे जो है छोटी मसल्स होती हैं, छोटी मसल का प्रयोग होता है, छोटी मसल, बस इतना याद रखना। और स्थूल में जो है बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। छोटी मसल्स मतलब उंगली, जैसे उंगली हो गई, आँखों हो गया, आँख की पलके हिलाना हो गया, है ना, पैर की उंगलियां हो गई, ये जो होता है छोटी मसल होती है। हाथ से लिखना, है ना, चम्मच से खाना या हाथ से खाना, ये छोटी मसल्स हो गई। बड़ी मसल्स में क्या होता है? जहाँ पे पूरा शरीर या अधिकतम शरीर का बहुत सारे अंग जो है इन्वॉल्व हो, जैसे दौड़ना, भागना, है ना, क्रिकेट खेलना, ये जो होता है ये स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है। ठीक है, पकड़ना, किसी को पकड़ना, आड़ी तिरछी जो है रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये सभी सूक्ष्म जो है गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में प्रतिभाशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है जिसका कुछ मीनिंग हो। आप ऐसा कुछ पढ़ाइए जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आ रहा है वो पढ़ा रहे हो, जिसका जो है तर्क ही ना निकले वो पढ़ाए जा रहे हो। उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? दी गई जानकारी को याद कराना होगा। बिल्कुल गलत बात है, याद तो कराना है जो है किसी भी शिक्षा तकनीक का जो है
ये विशेषता नहीं मानी जाती, इसलिए इसको देखिए निगेटिव है। बात करें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है मतलब बढ़ावा देने के लिए जो है कोशिश कर बल देना चाहिए, या व्यवहार के अनुकूलन के लिए, या पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो देखिए अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एज अ टीचर को जो है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अर्थपूर्ण मैंने आपको बताया कि उसका कुछ अर्थ निकले, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ अर्थ निकले। हम जैसे कहेंगे कि पेड़ लगाइए, पेड़ से जो है वातावरण ठंडा रहता है, तो हम बच्चों को एक बार अगर हम पेड़ के नीचे जो है छांव में धूप के एक बार धूप में खड़ा करिए और एक बार बच्चे को जो है पेड़ों के नीचे खड़ा करिए, वो समझ जाएगा कि अच्छा पेड़ के नीचे रहने से जो है कितनी ठंडक महसूस होती है, हवा चलती है ना, साफ रहता है वातावरण। साफ पानी पीना चाहिए, तो हमें पता है कि अब साफ पानी पीना चाहिए, तभी जो है हम पानी पिएंगे, साफ होगा। तो नदियों को साफ रखना चाहिए, यही पानी जो है जीव नीचे जाता है, धरती जो है उसको पीती है, धीरे धीरे जा करके फिल्टर होता है, फिर हम उसी पानी को, तो ये चीज़ों को समझेगा, है ना। जैसे कि हमने जीवन में जो है आपने देखा होगा मैथ सबने पढ़ी है, ठीक है, 2+2 क्या होता है, यहीं से तो शुरुआत हुई होगी सबकी, 2+2, 1+1 इस तरीके से। तो वो आज हम देख रहे हैं वास्तविक जीवन में, जब हम कोई कहता है कि ये लो जरा पैसे जोड़ो, या कोई कहता है ये इतने रुपए हुआ, तो आप जोड़ते हैं ना। लेकिन आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी जिसे कहते हैं कैलकुलस, आपने पढ़ी होगी कैलकुलस। अब कैलकुलस का वास्तविक जीवन में कोई रोल तो नहीं मिला मुझे आज तक, ठीक है, तो ये उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्यों रखा गया है। अब ये कहीं बड़े लेवल में होता होगा तो ठीक है, तो वास्तविक जीवन से ऐसा कुछ पढ़ाना चाहिए जो वास्तविक जीवन से उसे जोड़ा जा सके, उसको जोड़ करके बताना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी में निम्न में से क्या सही है। सृजनात्मक विद्यार्थी का मतलब है जो है क्रिएटिव माइंडेड वाला बच्चा, कुछ नया बनाने वाला बच्चा। क्रिएटिविटी होती है ना, जैसे आप रंगोली बनाते हो ना, तो क्या क्रिएटिविटी की है यार इसने, बड़ा कुछ जो है मतलब कोई पेंटिंग कर लेता तो क्या क्रिएटिविटी की। तो इसमें से क्या सही हमें बताना है। वे कार्य को समझने के बारे में काफ़ी समय लेते हैं। क्रिएटिव माइंड वाला जो है ऑब्वियसली उसका दिमाग एक्टिव होगा, बहुत अच्छे तेजी से चलता होगा, तो बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं लेते। वे नवीन और मूल विचार जो है सुझाते हैं, उनके जो है दिमाग जो है बड़ी तेज होते हैं, वो नए विचारों को समझ लेते हैं बहुत जल्दी। वह सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। वह विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब बहुत स्लो होते हैं, एक तरीके से ये कह रहा है, तो बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरीके से समझा जाता है। तो अधिगमकर्ता मतलब टीचर। अब प्रगतिशील कक्षा में तो ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सिखाने वाला सक्षम, या स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो देखिए इसका निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होता। एज अ टीचर जो होता है वो एक क्लासरूम में सक्रिय जो है भूमिका निभाता है, ठीक है, एक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है, वो एक्टिव रहता है, बोर्ड में लिखेगा, बच्चों को देखेगा, उनके नोट्स देखेगा, वो बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, तो वो निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ज्ञान के निर्माण में वो सक्रिय भागीदारी निभाता है, तो इसका बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता एज अ टीचर जो है हमें समझना चाहिए उसको सक्रिय भागीदार के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन ए इसका सही है। बच्चों को भ्रमित कर सकता है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। खोया हुआ बच्चा महसूस करेगा, यह गलत है, क्योंकि बच्चों के अंदर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यह बच्चे कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है विभिन्न जो है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे जो है कक्षा में जो है विभिन्न पाठ्यक्रम होने से जो है सभी छात्रों के सीखने में अनुभव समृद्ध होंगे। तो एक दूसरे के जो है संपर्क में आके बच्चे जो है कई चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की प्रगति जो होती है वो किस डैश डैश और डैश डैश है। तो अधिगम मतलब सीखने की जो प्रकृति होती है, उसमें जो है हम कैसे सीखेंगे, हम एक्टिव होकर के सीखेंगे कि इनएक्टिव होकर के सीखेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो है एक्टिव होकर के सीखेंगे। अगर हमको कुछ याद करना है, या हमको कुछ खेलना है, या हमको पेन चलाना है, या हमें राइटिंग बनानी अच्छी सीखनी है, तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा। हमें लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये सभी सक्रिय होते हैं, और इसकी प्रकृति जो है व्यक्तिगत होती है। समाज में रह करके जितना व्यक्ति अच्छे तरीके से सीख सकता है, जितना व्यक्ति अच्छे से सीख सकता है, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं सीख सकता।
एक कमरे में बैठ करके जो बच्चा सीखेगा वो समाज में रह करके 4 बच्चों के साथ मेल जोल करके जो है बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए इसका जो है प्रकृति होगी सक्रिय और सामाजिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो है, पियाजे ने पहले कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास, और इसमें जो है बच्चा संज्ञानात्मक जो है 2 से 7 वर्ष की बात कर रहा है। तो इसकी जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बता दी। तो 4 अवस्था में जो पहली है उसे कहते हैं संवेगात्मक जो है अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था, जो अवस्था कहलाती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए मतलब। और दूसरे नंबर पे आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे 2 वर्ष तक है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। और औपचारिक अवस्था कह लीजिए या अमूर्त जो है अवस्था कह लीजिए, ये होती है 12 से 15 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया होगा। 2 से 7 की बात हो रही है, तो यहाँ पे है 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था कहलाती है। ठीक, बाल केंद्रित जो है शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसको बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी जो कुछ भी आप बच्चे के साथ खेल कूद रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे खेल कूद शामिल करना जिससे बच्चा जो है जल्दी सीख सके, ऐसे गेम्स जो है लाना जो बच्चे के लिए ही हो केवल, है ना, ऐसे जो है मतलब एक्टिविटीज़ कराना जो बच्चे के लिए ही हो, तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इसमें बच्चा जो है ज़्यादातर काम जो है स्वयं से करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां या एक कोने में बैठा देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम मतलब रोक रोक के कि ये नहीं करना है तुमको, वो नहीं करना है, तो ये प्रतिबंधित मतलब प्रोहिबिजन। ठीक है, रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ऐसे माहौल में उसको सिखाना चाहिए। या वह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल है ही नहीं, तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो हस्तपरक गतिविधियां कर सके, बच्चा खेल सके, है ना, बच्चा आर्ट बना सके। देखिए आपने कई बार देखा होगा, आपका बच्चा जो है पेन पेंसिल लेकर के जो है दीवार में आर्ट बनाता है, और बहुत सारे माता पिता जो है उसको ये करने से कभी नहीं रोकते, है ना। थोड़ा बड़ा टोका टाकी होती है कि ये वाली बेटा इस दीवार में मत छेड़ो, इधर दीवार में छेड़ दो, या वो उसको ज़्यादा नहीं करते वो, क्योंकि वो बच्चे को जो है ज़्यादा रोका टोकी नहीं करना चाहते। ऐसे दीवार तो दोबारा पक जाएगी। बच्चा अपने जो है भावों को जो है ऐसे ही पेश करता है। हमेशा बच्चे को आप खिलौना लाएंगे तो वो खोलने का प्रयास करेगा, जो चीज़ें इस तरीके से होता है। तो हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से ही बच्चे को जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी एजुकेशन को जो है हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों द्वारा जो है की गई गलतियां और त्रुटियां जो है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक कहलाती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगर आपका जो है बच्चा या आपका जो है स्टूडेंट कोई गलती करता है, तो आपको जो है उसको पटक पटक के मारना नहीं चाहिए। जैसे जो है शिशु मंदिर और इन सब स्कूलों में होता था, हम लोग तो उसी स्कूल के पढ़े, खूब मारे जाते थे, खूब कूटे जाते थे। जबकि हमको ऐसा करना चाहिए, हमें बच्चे को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमने उसको बोर्ड में कहा है कि बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर बच्चा ABCD लिख रहा है या कोई पोयम लिख रहा है और वो बच्चा पोयम को भूल जा रहा है, तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए ये बार बार इन चीज़ों को भूल जा रहा है, क्यों। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो बार बार याद नहीं कर रहा है, तो उसको याद कराने का प्रयास करना चाहिए। वो चीज़ों को भूल जा रहा है या किसी और चीज़ से जो है उसको कठिनाई हो रही है, उसको मैथ में कठिनाई हो रही है लेकिन वो आर्ट में बहुत अच्छा है, तो हमें जो है उसके बच्चे को जो है गतिविधियों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के अनुसार जो है उस गतिविधियों को समझ करके जो है उसके समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन बी। भाषा विकास के लिए जो है प्रारंभिक बचपन काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। बच्चे का जो है विकास जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था जो है 0 से अवस्था से शुरू होती है धीरे धीरे, और बाल्यावस्था में बहुत तेज हो जाती है बच्चे का। ठीक है, और भाषावस्था जो होती है बच्चे का, जो प्रारंभिक बच्चा वो होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अति संवेदनशील होता है। तो बच्चे को जो है हम जिस भाषा में सिखाना चाहते हैं, है ना, अगर हम उसको भाषा के तौर पे जो है हिंदी सिखाना चाह रहे हैं,
तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम बच्चे को जो है इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो हमें फोकस करना चाहिए उस बच्चे पे, ठीक है। हम बचपन में जैसा सिखाते जाएंगे वैसा ही धीरे धीरे वो सीख जाएगा। जैसे आप जो है भले ही जो है उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रहते हो, लेकिन एक दिन अचानक आप जो है अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, कुछ आपकी लॉटरी लग जाती है जीवन में, आपको जो है कहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि आप किसी अन्य देश में बस जाते हैं, आपका वहाँ पे एक बच्चा होता है और बच्चा जो है वहाँ के हाव भाव में रह करके जो है उन्हीं की जो है भाषा शैली को अडॉप्ट कर लेगा। इसलिए बोलेगा हाय हम ऐसी तरीके से बोलेगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो अपने तरीके से वो एनआरआई जैसे लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो प्राण अवस्था ही ऐसी अति संवेदनशील अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है बहुत तेज़ी से जो है अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, ठीक है। इसलिए अगर आपका बच्चा जो है 2 साल का है और आप बच्चे को जो है बोलने लग गया है धीरे धीरे, तो उसको जो अगर उसको धीरे धीरे इंडिया की दृष्टि से देखा जाए, भारत की दृष्टि से, तो उसको थोड़ा उसके साथ साथ इंग्लिश बोलने का प्रयास करिए। उसके सामने छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए, है ना। ऐसा नहीं कि गिलास ले आओ, खिलौना ले आओ, चच्चा आए हैं, ऐसे ना बोलिए हो। तो ऐसे नहीं बोलना है हमें बिल्कुल एक वैसे लैंग्वेज में बोलना है ताकि बच्चे का जो है भाषा डेवलपमेंट अच्छे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, वंचित वर्ग का मतलब है, अवंचित वर्ग कौन सा है? गरीब परिवार हो सकता है, गरीब परिवार, है ना, या कह लीजिए कि SC ST वर्ग से जो आते हैं, है ना, ये सब जो वंचित वर्ग से होते हैं, OBC, ये सब जो है वंचित वर्ग कहलाता है, जिसकी जो है समाज में जो है थोड़ी सी पहचान कम हो, ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जो है अगर शिक्षा देनी है तो हमें एज अ टीचर क्या करना चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा में शामिल करना चाहिए चर्चाओं के रूप में। हमें जो है जैसे मान लीजिए कोई गरीब है तो हमें बताना चाहिए बच्चे को, जो है सभी लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए उसके बारे में कि क्यों गरीब है, मतलब क्या वजह है कि जो है इतना दिक्कत है। तो वो बताएगा कि मेरे पिता जो है रिक्शा चलाते हैं, या मेरे पिता जो है ठेला लगाते हैं, या मेरे पिता जो है ये समोसे की दुकान लगाते हैं, इस तरीके से। तो जो आप जब उन चीज़ों को समझेंगे तो धीरे धीरे बच्चों को जब बताएंगे तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, है ना। और उससे जो है एक तरीके से सामाजिक विकास भी होगा, बच्चों में आपस में जो है मेल भाव बढ़ेगा। वो गरीबी अमीरी वाला जो है, कई बार आपने देखा होगा बड़े अमीरों के स्कूल के बच्चे जो है बड़े अमीरों वाली हरकतें करते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इस तरीके से होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता का मतलब है, अधिगम का मतलब सीखना और निर्योग्यता का मतलब वो सीख नहीं पाया होगा, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन। तो एक तरीके से जो है यहाँ पे मानसिक विकार की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को जो अधिगम निर्योग्यता का मतलब है मानसिक समस्या का ना होना, मानसिक समस्या नहीं है उसको कोई भी, ये बात याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होने। तो अधिगम निर्योग्यता का पहचान करना है तो अपमानजनक व्यवहार, ये गलत है। बी को डी ये लिखना कौन सा है, तो कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियां, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग कहते हैं। तो देखिए बी को डी लिख रहा है, इसका मतलब है बच्चे ने कहीं ना कहीं गलती से ज़्यादा जल्दी उसको सीखा नहीं है। बी को वो डी मान लेता है, आवाज़ को शाह लिख देता है और 21 को 12 लिख देता है। तो उसको जो है निर्योग्यता को सुधारने के लिए हमें जो है टाइम टू टाइम जो है उसका प्रयास करना चाहिए, उसको जो है सही करने का प्रयास करना चाहिए एज अ टीचर, ठीक है। धीरे से, जैसे हम बचपन में हम लोग भी जो है सीधे बी को जो है उल्टा भी लिखते थे, कभी ए इस तरीके से लिख दिया, है ना, या सी ऐसे लिख दिया, या डी कुछ और लिख दिया। तो इस तरीके से हम हमेशा गलतियां करते हैं हम लोग। तो यही वो अधिगम निर्योग्यता होती है। एज अ टीचर जब धीरे धीरे बच्चे को जो है सिखाते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे कि बी ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन विकास के जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पहले बता दिया था कि डेवलपमेंट जो होता है व्यक्ति का निरंतर चलती है, विकास जो होता है वो बच्चे का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। गर्भ से शुरू होता है ये विकास की प्रक्रिया और कब्र तक चलती रहती है, और बीच में जो बाल्यावस्था होती है उसमें विकास बहुत तेजी से होता है। विकास का कहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक, है ना, बौद्धिक, सभी, नैतिक विकास, सभी विकास की बात कर रहा हूँ। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आज के CDP के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने बिल्कुल जो है फैक्ट्स के साथ और बाकायदा बिल्कुल समझा करके बताया है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से जो है CDP का पेपर कराया जाएगा। धन्यवाद।